इस वीडियो में हम टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स पे बात करेंगे। टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको हम टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है सबसे पहले है स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, पब्लिकेशन। कलेक्शन जो है ये आप बोरो भी कर सकते हैं म्यूज़ियम से, इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन की स्टडी के साथ डील करते हैं, तो वहाँ से आप जो है कलेक्शन ले सकते हैं। या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कलेक्शंस हैं वो हैं कलेक्शंस ऑफ द एक्सपर्ट। उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में। टेक्सोनोमिक प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है सूटेबल स्पेसिमेन आपने कलेक्ट करना है। ठीक है, कलेक्शन जो है उसके बाद आप उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं या फिर स्पेशल प्रिपरेशंस कर सकते हैं। स्पेशल प्रिपरेशन से मुराद ये है कि अगर आप उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसकी स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे या फिर माउंटिंग वगैरह के प्रोसेस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद जो उससे रिलेटेड स्पेसिमेंस हैं, जो स्पीशीज़ हैं, आपने उसको उनके साथ कंपेयर करना है। ये देखना है कि इसकी उनके साथ क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो स्पेसिमेन है वो एक नई स्पीशी है, आपने कोई नई स्पीशीज़ डिस्कवर की है, तो फिर आपने इंटरनेशनल कोड जो है नोमेनक्लेचर का, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, और उसकी जो पोजीशन है एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन के अंदर, उसकी क्या पोजीशन है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और अगर उस नई डिस्कवरी के रिजल्ट में जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है वो कंट्रोवर्शियल हो रही है या फिर उसके अंदर कोई रिविजन्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो भी सजेस्ट करनी है। ठीक है, और अवेलेबल जो एविडेंस है उसकी बेस पे आपने उसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो सजेस्ट करनी है। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, उसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं रेलेवेंट या रिलेटेड स्पीशीज़ के साथ और जो डिफरेंसेस है उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और इसकी बेस पे आपने उसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसमें आप उनका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी कर सकते हैं। डीएनए बारकोडिंग के बाद आप उसको जो है डीएनए की बेस पे जो है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। और ये सब करने से पहले जो है जो क्लासिफिकेशन है, इससे पहले एक रिकग्नाइज्ड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर के लिए भी जो है रिकग्नाइज्ड रूल्स हैं जिनको फॉलो करके नेमिंग की जाती है। ठीक है, और फिर जो है वेरिफिकेशन। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का कि जो आपने स्पीशीज़ नई अगर डिस्कवर की है, ठीक है, तो क्या ये पहले रिपोर्ट हो चुकी है या नहीं हुई, इसको आपने वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है स्पीशीज़ रजिस्ट्री। स्पीशीज़ रजिस्ट्री से मुराद ये है कि कोई भी नई स्पीशीज़ अगर डिस्कवर होती है तो उसको एक नए नाम के साथ जो है वो रजिस्टर करवाया जाता है डिफरेंट जो डेटाबेसेस हैं उनमें। ठीक है, तो स्पीशीज़ रजिस्ट्री जो है इसके साथ लिंक्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और फेडरेशंस हैं जिनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसमें है स्पीशीज़ 2000। स्पीशीज़ 2000 जो है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस फेडरेशन है जो कि टेक्सोनोमिक डेटाबेसेस के साथ डील करती है और ये इंटीग्रेटेड टेक्सोनोमिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है। ठीक है, और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी जो है GBIF, इससे ये फंडिंग जो है वो रिसीव करती है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, पूरी दुनिया में मौजूद जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो है इंफॉर्मेशन वो इस डेटाबेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट है ऑल स्पीशीज़ फाउंडेशन। ऑल स्पीशीज़ फाउंडेशन जो है ये 2001 में स्टार्ट हुई और इसका एम जो है वो ये है कि जितनी भी अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीशीज़ 2025 तक डिस्कवर होती हैं उनकी रजिस्ट्री और उनकी जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ चेक लिस्ट वो इसमें अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है ज़ू बैंक। ज़ू बैंक जो है ये इंटरनेशनल कमीशन जो है ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का, इसकी ये ओपन एक्सेस वेबसाइट है। ठीक है, और इसमें एनिमल्स जो हैं उनकी ओपन एक्सेस रजिस्ट्री होती है। इसी के साथ लिंक्ड है मॉफ बैंक और जीन बैंक।
मॉफ बैंक जो है ये बेसिकली जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक पिक्चर्स जो हैं, ठीक है, उसकी एक डाटाबेस है, ठीक है। और जीन बैंक जो है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्सोनोमिक कलेक्शंस। टेक्सोनोमिक कलेक्शंस जो हैं ये बेसिकली प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स हैं जो कि प्रिजर्व्ड हों अलॉन्ग विद उनकी जो स्पेसिफिक लेबल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, लेबल्स हैं या नोटेशंस हैं। नोटेशंस बेसिकली ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं उन स्पेसिमेंट्स की लेबलिंग के लिए। टाइप्स ऑफ कलेक्शन, इसमें बायोलॉजिकल कलेक्शन जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स की हैं, ड्राई कलेक्शन और वेट कलेक्शंस, ठीक है। और कुछ जो कलेक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर्स पे भी हो सकती हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन, इन सबको अब हम ही डिस्कस करेंगे। ड्राई कलेक्शन जो है इसमें ऐसे स्पेसिमेंट्स हैं जिनको हम ड्राई स्टेट में प्रिजर्व करते हैं, और जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है स्पेसिमेंट्स की ड्राई कलेक्शन के लिए वो है सबसे पहले रिजिडिटी। रिजिडिटी से मुराद ये है कि वो स्पेसिमेंट्स जो कि किलिंग के बाद उनको ड्राई करने के बाद वो रिजिड हो जाएं, ठीक है, और उनको नॉर्मली हम हैंडल कर सकें, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो ड्राई प्रिजर्वेशन प्रेफरेबल है। फॉर एग्जांपल स्टार फिश जो है उसकी भी जो ड्राई प्रिजर्वेशन की जाती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे नेचुरल कलर है, ठीक है। तो अगर फ्लूइड प्रिजर्वेशन हो, वेट प्रिजर्वेशन हो तो डीकलरेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर जो कलर है वही उस ऑर्गेनिज्म का, उस स्पेसिमेन का आइडेंटिफाइंग फीचर है तो उसको प्रिजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज जो हैं इनके विंग्स के ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि उनको कलर, डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। या फिर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जिनमें हमारे पास सरफेस डिटेल्स हैं और स्केलेटल पार्ट्स हैं। सरफेस डिटेल्स से मुराद भी यही है कि उनके जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिमेंट्स जो हैं उनको हम प्रेफर करते हैं कि ड्राई प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि इस स्टेट में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं रिसर्च के लिए और टेक्सोनोमिक स्टडीज़ के लिए। वेट कलेक्शंस। वेट कलेक्शंस जो हैं इनमें लिक्विड प्रिजर्वेटिव एजेंट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है जो कि डिटीरियोरेशन या डिकम्पोजिशन जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसको मेनली हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो स्पेसिफिक बॉडी फॉर्म है उस ऑर्गेनिज्म की और जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकें, और ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है। जब इसको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कलर प्रिजर्वेशन या फिर जो एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स हैं या सरफेस डिटेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, मींस दे आर नॉट सर्विंग एज टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, फ्लूइड प्रिजर्वेशन जो है उसको प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल लो टेम्परेचर कलेक्शंस। इसमें जो स्पेसिमेंट्स हैं उनको लो टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है कि जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं कुछ उनको हम बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है, या फिर होल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको वायबल स्टेट में जो है वो प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। वो स्पेसिमेंट्स जिनको हम लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं उसमें हमारे पास है एलजी, ठीक है, प्रोटोजोआ जिसमें मेनली जो है पैरासिटिक स्ट्रेन्स उनको प्रिजर्व किया जाता है, वायरसेस हैं और क्लोन्ड वायरल जीनोम है, ठीक है, बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियोफेजिस हैं, प्लाज्मिड्स हैं, एनिमल टिश्यूज़ हैं जिनमें डाइसेक्टेड ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं या सेल लाइंस हैं, ब्लड है, ब्लड कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल होल ब्लड है, ठीक है, या उसमें से सिर्फ सीरम है, प्लाज्मा है या फिर एंटी सीरा, सीमन, वेनम और कुछ दूसरे एग्जांपल्स जिनमें क्लोन्ड प्रोब्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं या सेल सस्पेंशंस हैं, ठीक है। और जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स जिनको हम वायबल स्टेट में होल ऑर्गेनिज्म जो है उसको प्रिजर्व करते हैं लो टेम्परेचर पे, वो कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनको हम इस स्टेट में प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है जी वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल कलेक्शंस। बायोलॉजिकल कलेक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले है म्यूज़ियम्स। म्यूज़ियम्स जो है इनके अंदर भी जो बायोलॉजिकल कलेक्शंस हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। तो म्यूज़ियम्स जो हैं ये सिर्फ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो प्रिजर्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं।
ऐसे स्पेसिमेंस जिनकी एक स्पेशल हिस्टोरिकल वैल्यू है, उनकी जो प्रिजर्वेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, और कुछ ऐसे स्पेसिमेंस जो कि रेयरली कलेक्शंस में आते हैं या फिर उनको रेयरली कलेक्ट किया जाता है, तो उनकी प्रिजर्वेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको असेस करना जो है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, और ऑलमोस्ट इनएसेसिबल है। तो वहाँ से जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कुछ जो है, अगर कोई स्पीशीज़ है, ठीक है, कोई नई स्पीशी आपने रिपोर्ट की है, तो उस पे आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे तो ये आप रिपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर उसको बैक कर रही है आपका रिसर्च पेपर, ठीक है, पब्लिश्ड रिसर्च है, तो उसकी जो प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वो वेरीफाई हो सके कि आपने ये स्पेसिमेन जो है वो रिपोर्ट किया है, ये स्पीशीज़ जो है वो आपने रिपोर्ट की है। और जो नई स्टडीज़ होंगी उसकी बेस पे, ठीक है, तो वो उनको भी बैक करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो बायोलॉजिकल कलेक्शंस हैं या बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं, इनको प्रिजर्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपी कलेक्शंस, साइंटिस्ट जो हैं कुछ स्पेसिमेंस को एज अ होल या फिर उनके कुछ पोर्शन जो है, पार्ट जो है, उसको माइक्रोस्कोप प्रेपरेशंस की फॉर्म में प्रिजर्व कर लेते हैं। क्यों? फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है, इसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन भी आ जाता है। स्पेसिमेंस जो है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए जो इनकी प्रेपरेशन है वो सारी जो बायोलॉजिकल फील्ड्स हैं उनमें होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली है वो एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी और पैरासिटोलॉजी में होती है, जबकि जो हिस्टोलॉजी, कैरियोलॉजी, स्केल्स की स्टडी और जेनिटेलिया है, उनकी स्टडी में भी माइक्रोस्कोपिक प्रेपरेशंस जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कलेक्शन। इसमें सबसे पहले है मिस्ट नेट। मिस्ट नेट जो है इसको बर्ड्स और बैट बायोलॉजिस्ट जो हैं ये यूज़ करते हैं बर्ड्स और बैट्स की जो डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करने के लिए या स्पेसिमेंस को कलेक्ट करने के लिए। तो इसको मिस्ट नेट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है इनविजिबल होता है, और जब तक आप इसके बिल्कुल करीब खड़े ना हो आपको खुद भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे एक नेट प्रेजेंट है। मलेज ट्रैप्स, इनको बेसिकली इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंसेक्ट्स जो हैं ये अल्ट्रावायलेट लाइट की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और एज़ कम्पेयर टू जो विजिबल लाइट है, ठीक है, इसलिए जो है ब्लैक लाइट को यूज़ किया जाता है मलेज ट्रैप्स में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ब्लैक लाइट जो है इसको वाइट शीट की फ्रंट साइड पे जो है वो सस्पेंड किया जाता है। शीट बेसिकली एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो जो शीट है उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, तो उन इंसेक्ट्स को आप जो है वो ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर एक और चीज़ है कि आप कोई बकेट या कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर कोई किलिंग एजेंट हो, ठीक है। जब वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, तो जो ट्रैप है, बकेट है या कंटेनर है, उसके अंदर वो गिर जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो आप उनको वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इंसेक्ट्स के कलेक्शन के लिए जो है स्वीप नेट्स और बीटिंग शीट्स जो हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स हैं उनके लिए डिप नेट्स या फिर प्लांक्टन नेट्स जो हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। अब डीप सी एनिमल्स जो हैं उनकी कलेक्शन के लिए ट्रॉलिंग या ड्रेजिंग जो है ये इनको हम यूज़ करते हैं। ट्रॉलिंग और ड्रेजिंग में क्या होता है कि जो शिप्स या बोट्स हैं उनके साथ नेट को कनेक्ट किया जाता है, और जो नेट है उसको पानी के अंदर फेंक दिया जाता है जो कि डेप्थ पे चला जाता है, ठीक है। बोट के मूव करने के साथ साथ नेट जो है वो भी मूव कर रहा होता है, और नीचे से जो स्पेसिमेंस हैं वो अंदर कलेक्ट होते जाते हैं और वाटर जो है उसके अंदर से ड्रेन होता जाता है। नेक्स्ट है एस्पिरेटर्स और बलनस फनल। एस्पिरेटर्स जो हैं इसमें एक कंटेनर होता है और दो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कि उसके साथ अंदर कनेक्टेड होती हैं। जो एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू इनहेल करना होता है उसके ऊपर एक फ़ाइन मैश लगा होता है, जबकि दूसरी जो है उसके थ्रू जो है वो इंसेक्ट्स मूव करते हैं, जिसके एंड पे फाइन मैश लगा होता है, उसके थ्रू आप जो है वो इनहेल करते हैं, और उस प्रेशर के जनरेट होने की वजह से दूसरी ट्यूब जो है उसके थ्रू इंसेक्ट्स जो हैं वो कंटेनर के अंदर मूव कर जाते हैं।
बर्डलेस फनल जो है इसको हम सॉइल के अंदर से आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स जो हैं उनको कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं दे बेसिकली शो नेगेटिव फोटोटैक्सिस। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि अपर साइड पे एक लाइट बल्ब लगाया होता है, ठीक है, और नीचे जो है वो दरमियान में एक सॉइल सैंपल होता है। ठीक है, जब लाइट बल्ब ऑन होता है तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करते हुए, ठीक है, सॉइल नीचे मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, जब नीचे मूव करते हैं तो उसके एंड जो है वो ओपन होता है, वहाँ पे कलेक्टिंग कंटेनर होता है जिसमें 70% एथेनॉल है, ठीक है, या फिर कोई भी प्रिजर्वेटिव है, तो वो उसके अंदर गिर जाते हैं और इस तरीके से हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग डाटा, कि आपने जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो डाटा है वो भी आपने जो है वो रखना है अपने पास, रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले है जियोग्राफिक लोकेलिटी, के जिस जगह से आपने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपने रखनी है अपने पास। नेक्स्ट है स्ट्रेटियोग्राफिक पोजीशन फॉर फॉसिल्स ओनली। स्ट्रेटियोग्राफिक पोजीशन से मुराद ये है कि सॉइल के किस स्ट्रेटा से आपने उस फॉसिल को कलेक्ट किया है। डेट, जिस डेट को आपने कलेक्शन की है। स्टेज, आपने उसकी एडल्ट जो है वो मेल कलेक्ट किया है या फीमेल कलेक्ट की है या फिर कोई इमेच्योर फॉर्म आपने कलेक्ट की है। एल्टीट्यूड या डेप्थ, ठीक है। होस्ट, अगर आपने कोई पैरासाइट जो है वो कलेक्ट किया है तो आपने उसके होस्ट जो है उसको भी मेंशन करना है कि किस होस्ट से आपने कलेक्ट किया है और नेम ऑफ कलेक्टर के कलेक्शन किसने की।